हेलो वेलकम टू मास्टर पॉल साइंस। और इस प्लेटफॉर्म पे हम पॉलिटिकल साइंस के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बड़े ही सिंपल वे में विद इन 20 to 15 मिनट्स कवर करते हैं। अब चैप्टर है द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके जो दो मेजर टॉपिक्स हैं ईयू और आसियान, वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टारगेट द टॉपिक राइज ऑफ चाइना। एंड आई कैन अश्योर यू इस वीडियो से बाहर चाइना के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप एक बार भी इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपका जो चाइना का टॉपिक है वो बड़े ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद इन 10 to 20 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम चाइना को शुरुआत में पढ़ेंगे विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो चाइना का पूरा नाम है दैट इज़ PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको इंडिपेंडेंस मिली है इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के 2 साल बाद, यानी कि 1949 में। थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के पहले का इनका सिनेरियो बता देती हूँ। तो लीडरशिप थी अंडर द हैंड्स ऑफ माओ जेडोंग और उनके अगेंस्ट थे नेशनलिस्ट से फाइट करके उन्होंने द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया है, एक सोशलिस्ट नेशन जो कि मार्क्सिस्ट के प्रिंसिपल पे बनाया गया है। And let me tell you an additional fact related to India and China, that India was the very first country to recognize China internationally. जब कोई भी नेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, इंडिया वो पहली नेशन स्टेट थी जिसने चाइना को एज अ स्टेट माना। तो जब चाइना इस्टेब्लिश हुआ 1949 में, तो उसकी जो मेजर इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। जैसा कि केस हमारे इंडिया के साथ था कि जो 80% इंडिया में जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम सोर्सेज पे ही निर्भर थी। तो सिमिलर केस चाइना के भी साथ था। अब 2020s में जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग का मेजर हब है, वो पहले एक एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन हुआ करता था व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस। इससे हटके एक और फैक्टर है, एक चाइना की हिस्ट्री में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था, उसको बोलते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि 1966 में हुआ था। अगर जिन बच्चों के पास इकोनॉमी है तो उन्होंने अपने लास्ट चैप्टर, इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे जिसमें आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो अबाउट कल्चरल रेवोल्यूशन। तो उसको बड़े शॉर्ट में बताती हूँ मैं। जो कल्चरल रेवोल्यूशन था, माओ जेडोंग ने बोला कि जो भी मेरे खिलाफ़ हैं आप आइए, आप बताइए कि आप क्यों अगेंस्ट हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक मास्क आइडेंटिटी थी, मतलब कि वो सिर्फ बाहर से अच्छा बन रहा था ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन कौन उसके अगेंस्ट है। एक बार उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये 1% लोग मेरे खिलाफ़ है, फिर सरप्राइजिंगली उन लोगों की डेथ हो गई, वो मिसिंग हो गए। मतलब कि जो 1% या फिर 2% भी लोग उसके अगेंस्ट में खड़े थे, उसने उसको बिल्कुल कंट्री से बिल्कुल मतलब साफ़ कर दिए गए थे। तो ये चाइना की हिस्ट्री का एक बड़ा इवेंट है जो ऑफ कोर्स हर किसी को पता होना चाहिए। सो आई जस्ट एडेड इट हेयर। तो हम बात कर रहे थे चाइना की इकोनॉमी के बारे में। तो जब तक वो इंडिपेंडेंस लेता है 1949 से लेकर 1970s तक, उसका जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे ही चल रही है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया है। लेकिन वे सिर्फ सारा का सारा गवर्नमेंट कर रही थी, ना कि पब्लिक सेक्टर, ना कि प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ ही थी। अब जब एक इकोनॉमी एक स्टेट रन करता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उसके कुछ प्रोज भी होते हैं और उसके कुछ नुकसान, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो पहले हम उसके एडवांटेजेस पे चलते हैं। तो जब स्टेट कंट्रोल करता है इंडस्ट्री को तो वो सोशल वेलफेयर का ध्यान रखता है। अब चाइना में सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर है, स्टेट ओन्ड है वो सब, सारा का सारा
कहीं भी आपको, मतलब 1970s तक की बात हो रही है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आएगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक 1970s तक सिर्फ स्टेट ही स्टेट है हर एस्पेक्ट में। आप जहाँ भी देख लो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्री में, सभी जगह। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि सोशल वेलफेयर का स्टेट ध्यान रखेगी। अच्छा, अब जो इकोनॉमी है, उन्होंने अपनी कंट्री को आइसोलेट करके रखा था, मतलब कि खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर के नेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि वो नेशन को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। कैसे है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो आप कर ही नहीं रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप, तो आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो एक मेजर कारण इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ 5 to 6% ही थी, और साथ में साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 2 या फिर 3% के बीच में रिलाई कर रहा था। ये शो करता है कि आने वाले टाइम में चाइना के लिए पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा होने वाला था, और इस हिसाब से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम था वो लो था। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था। अगर भाई आप खुद के अपनी कंट्री में बैरियर्स लगा लोगे, तो वाई विल द अदर नेशन स्टिल लाइक टू ट्रेड विद यू? ठीक है, अगर आप पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हो अपनी इकोनॉमी को, तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट नेशन भी आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा। कि आप ये चाहते हो कि आप एक्सपोर्ट कर लो और दूसरे नेशन का कुछ इम्पोर्ट ना करो, ठीक है। तो कभी भी एक साइड से चीज़ें नहीं होती हैं। अब 1972 में चाइना की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वो कैसे आता है? क्योंकि चाइना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूएसए, जो कि एक कैपिटलिस्ट स्टेट है, उसके साथ अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश करता है। यूएसए के साथ अपने रिलेशन बनाने का मतलब है कि अब जो उसने इकोनॉमिक आइसोलेशन की कंडीशन बनाई हुई थी वो कम्प्लीटली ख़त्म करता है। 1972 में यूएसए के साथ रिलेशन बनाने के एग्जैक्ट एक साल बाद 1973, ये ईयर याद रखने ज़रूरी हैं। इंडिपेंडेंस का ईयर 1972 का तो बहुत ज़रूरी है, 1973 का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1973 में ज़ाओ एनलाई 4 मॉडर्नाइजेशन लाता है। मॉडर्नाइजेशन 4 सेक्टर्स में लाए जाते हैं, जो कि है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। मतलब कि अब चाइना के हर एस्पेक्ट में प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ें आगे चल के देखने को आपको मिलेंगी। फिर 1978 भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट ईयर है, जिसमें कि जियोपिंग ओपन डोर पॉलिसी लेके आता। ओपन डोर पॉलिसी मतलब चाइना के दरवाजे खोल दिए गए हैं, और जो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाइना अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन चाइना में आ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुकी है, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है चाइना में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब चाइना हर टाइप का हार्डवेयर बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आप देखोगे चाइनीज़ कंपनी ही बनाती हैं। अब 1978 से आगे चलते हैं, हम 1980s में चलते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को वो 1982 में प्राइवेटाइज़ कर देता है कम्प्लीटली। पहले चाइना की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कलेक्टिव फार्म्स होते थे, कम्युनल्स बनाए जाते थे, मतलब एक दूसरे का फार्म जोड़कर फिर फार्मिंग होती थी। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन मतलब कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने के बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करा इन द ईयर 1998। मतलब कि पहले सिर्फ
पब्लिक फंडेड नहीं, मतलब पब्लिक ओन्ड, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे वो आपकी एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो आपके हेल्थ सेक्टर में हो, या फिर कोई और सेक्टर हो। लेकिन अब 1998 के बाद प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके थे इंडस्ट्री के फील्ड में। और इससे अलग एक टॉपिक है कि SEZ क्या है। दीज आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जैसे कि इंडिया में हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसी तरह चाइना ने भी अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ही यही है कि आप ऐसे जोन्स, ऐसे एरिया आप एक तरह से अलग से कैटेगराइज कर देते हो, जिसमें कि आपकी थोड़ी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं आप उनको थोड़ा रिलैक्स कर देते हो। जैसे कि और सारी कंट्री में ये है कि हर 2 साल बाद आपको टैक्स जैसे कि 10% पे फिक्स है, लेकिन इन एरियाज़ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि यहाँ पे भी आके इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा लगाएं और इंडस्ट्री सेटअप करें, इसलिए टैक्स जैसे कि जो और सभी रीजंस के लिए 10% रखा गया है, यहाँ पे वो 5% या फिर कुछ पहले 5 साल के लिए बिल्कुल फ्री, टैक्स फ्री कर देंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इनको बोला जाता है। तो जो भी अब इतना चाइना में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसका आउटकम क्या रहा है ओवरऑल। तो पहला तो ये है कि एफिशिएंसी बढ़ती है जब भी प्राइवेट प्लेयर फील्ड में उतरते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, या फिर कोई भी अदर सर्विसेज हों। ठीक है, आप इंडस्ट्री का मतलब ये मत लगाना कि सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्शन ही होता होगा, नहीं। इंडस्ट्रीज़ में कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिसमें सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि हमारी एजुकेशनल इंडस्ट्री हैं। ठीक है, आपकी ये मूवी इंडस्ट्रीज़, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट तो नहीं बना कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सर्विस दी जा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन के कारण एफिशिएंसी बढ़ी है, मनी फ़्लो चाइना के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उनकी GDP ग्रोथ रेट जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहले 5 to 6% पे स्ट्रक हुआ गया था, वो अब 10% पे आप करंटली चेक करोगे तो आई थिंक 10-12 पर एनम आपको मिलेगा। और एक सेकंड फैक्ट जो मैं आपको समझाना चाहूँगी वो है कि जब आपके पास इकोनॉमिक पावर आती है तो आप एक रीजनल हब या फिर एक रीजनल हेजिमन बन जाते हो। इसको हम एक छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि घर में फैमिली से शुरू करते हैं। जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है, घर की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और महत्व उसकी बात का ही होता है। तो सिमिलरली यही पैटर्न इंटरनेशनल सिनेरियो में भी तो अप्लाई होता है। अब किसी की GDP इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो अब उसकी जो वो व्यूज़ रख रहा है उसको सुनना पड़ेगा, इसीलिए वो एक रीजनल ग्लोबल मेजर पावर बन चुका है। उसकी इकोनॉमिक पावर इतनी बढ़ चुकी है कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय द ईयर 2040 वो USA की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा। मतलब समझ रहे हो, USA जो कि एक ग्लोबल हेजिमनी है, जिसने यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया था, अब उसको चाइना चैलेंज करेगा। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि USA को चाइना से थ्रेट है। ठीक है, वो करंट सिनेरियो में चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चाइना को और EU को इस चैप्टर में से ये 2 ऐसे मेगा टॉपिक्स है जिसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और जो ये ईयर्स थे 1972 में और 1973 में फोर मॉडर्नाइजेशन आ रही है, कब प्राइवेटाइज़ किया उसने एग्रीकल्चर, कब इंडस्ट्री प्राइवेटाइज़ करी, इसके ईयर याद करके जाना क्योंकि 1 मार्कर में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।